पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राजश्री थवाईत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए योजनाओं पर जानकारी। स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए टमाटर की उन्नत किस्में एवं नर्सरी तैयारी। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। मछली पालन एक अच्छी आय का जरिया है जिससे बहुत से किसान भाई भरपूर लाभ ले रहे हैं और इस व्यवसाय में लाभ को देखते हुए बहुत से किसान जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन इसका शुरुआती खर्च अधिक होने के कारण इस व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जबकि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं लागू की गई हैं। तो आइए इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं वाराणसी के सहायक निदेशक मुकेश कुमार सारन से। भारत सरकार द्वारा एक नई योजना हमारी नीली क्रांति शुरू की है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी जो योजनाएं अभी तक हमारी विभिन्न योजनाओं में चल रही थी, उन सारी योजनाओं को अब एक छतरी के अंतर्गत ले आ दिया गया है और सारी योजनाएं बंद करके एक नीली क्रांति की योजना चलाई है, जिसमें सारी की सारी योजनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें जो पहले हम मत्स्य पालन विकास अभिकरण द्वारा आपके तालाबों के सुधार के लिए और तालाबों के निर्माण के लिए हम अनुदान की व्यवस्था देते थे और उसमें सुधार कराते थे, उनमें निर्माण करा करके फिर बच्चों के लिए हम निवेश की व्यवस्था कराते थे, जिसमें सीड फीड फर्टिलाइजर यानी कि मत्स्य बीज, उनका चारा और जो पोषण तत्व उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए उर्वरक वगैरह की क्रय की व्यवस्था की गई थी। उसी तरह से अब ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत भारत सरकार ने अब उसकी इकाई लागत बढ़ाते हुए और अनुदान की भी सीमा बढ़ा दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा और इसकी जो उपयोगिता को देखते हुए अब जो हमारे तालाब सुधार हैं, जैसे कि ग्राम सभा के पुराने तालाब हैं जो उनमें बंधे नहीं हैं और किसी भी तरह का कोई आकार नहीं है, उनको गहराई कराने, बंधे बनाने, उनमें इनलेट आउटलेट की व्यवस्था करने, यानी कि पूरी तरह से कर लीजिए कि उनको तालाब सुधार कराने के लिए 3.5 लाख रुपए की परियोजना इकाई लागत रखी है। और ये 3.5 लाख रुपए सिर्फ आपके तालाब का सुधार करने के लिए है। सुधार करने से मतलब ये है कि आपके तालाबों में चारों तरफ मजबूत और पक्के बड़े बंधे बन जाएं, उनमें से पानी आने यानी कि इनलेट और पानी जाने यानी आउटलेट की व्यवस्था हो जाए और प्लस आपका एक तालाब एक आकार में आ जाए और जिसमें अच्छे से अच्छा आप मत्स्य पालन कर सकें। ये 3.5 लाख रुपए आपको तालाब सुधार के लिए दिए जा रहे हैं। यदि जब आपने तालाब सुधार करा लिया तो जाहिर सी बात है उसके बाद आप उसमें पानी भरने की व्यवस्था करेंगे, उसमें बच्चे डालेंगे, बच्चों को जो चारा के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी और उस पानी की आपको कार्बनिक और अकार्बनिक जो है खाद और रसायनों की आवश्यकता होगी। उसके लिए सरकार ने 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था अलग से की है। तो इस प्रकार ये जो पूरी परियोजना है हमारी तालाब सुधार के लिए, ये 5 लाख रुपए की हो जाती है। 5 लाख रुपए में भारत सरकार आपको 50% अनुदान यानी कि 2.5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दे रही है और इसी से प्रेरित हो करके हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है 25% यानी कि जो भी परियोजना इकाई लागत है उसका 25% अनुदान देने की व्यवस्था की है। और इस प्रकार जो हमारे जो पूरी परियोजना है 5 लाख रुपए की, उसमें 75% हमको अनुदान के रूप में मिलेगा, यानी कि 3,75,000 रुपये विभाग के द्वारा आपको छूट के रूप में मिलेगा और 1,25,000 रुपये लाभार्थी
को बैंक के माध्यम से लोन कराया जाएगा। यदि बैंक लोन नहीं लेना चाहता है, लाभार्थी स्वयं से सक्षम है, तो वो अपने पास से स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत वो पैसा खर्च कर सकता है। जैसे ही लाभार्थी अपने पैसे का उपयोग करके तालाब का सुधार करा लेता है और उसमें बाकी व्यवसाय कर लेता है, तो विभागीय अनुदान की धनराशि लाभार्थी के खाते में सीधे NEFT या RTGS के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाती है। ये धनराशि आपको 3 किस्तों में दी जाती है। प्रथम किस्त में आप जो अपने लाभार्थी यानी कि 25% का उपभोग कर लेते हैं, तो उसके बाद 25% धनराशि दे दी जाती है। फिर उस 25% जो विभाग की धनराशि है उसका उपयोग करते हुए आपका तालाब की प्रगति को देखते हुए शेष 25% एवं अंतिम में 25% धनराशि आपके मछली के बच्चों को खरीदने और उनके चारे और फर्टिलाइजर की व्यवस्था करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा जो निजी तालाब है, हमारे निजी तालाबों के लिए भी व्यवस्था बना दी गई है। पहले जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 3.5 लाख रुपए का था, अब उस प्रोजेक्ट को बढ़ा करके 7.5 लाख रुपए आपके तालाब निर्माण के लिए और 1.5 लाख रुपए आपके इनपुट के लिए। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट 8.5 लाख रुपए का हो जाता है। तो 7 लाख रुपए का जो हमारा प्रोजेक्ट है, परियोजना इकाई है, इसमें से आपके तालाब के निर्माण के लिए और तालाब निर्माण के साथ ही साथ आपके पास एक स्टोर हाउस बनाने के लिए, जिसमें आप चारा, जाल और अन्य जो भी आवश्यक सामग्री है उसको रख सकें, इसको बनाने के लिए 7 लाख रुपए की जो धनराशि दी जाती है, ये आपको 2 किस्तों में दी जाएगी। इसमें आपने यहाँ तालाब निर्माण करा लेंगे तो उसके बाद आपको इनपुट के लिए 1.5 लाख रुपए यानी कि सीड फीड फर्टिलाइजर के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि अंतरित की जाएगी। इस प्रकार यह धनराशि भी आपके 25% व्यय करने के उपरांत 3 किस्तों में दी जाएगी। 25% किस्त आपकी धनराशि, आपका 25% लागत तो लगाने के बाद 25% विभाग की धनराशि, उसका उपभोग करने के बाद 25% धनराशि जो आपके तालाब निर्माण के लिए पूर्ण हो जाएगी। अब बचती है 25% धनराशि जो आपके इनपुट के लिए है, वो आपको उसके बाद फिर जारी कर दी जाएगी ताकि आप उसमें बच्चे डाल सकें और उनके चारे और फर्टिलाइजर की व्यवस्था कर सकें। इसके अलावा भारत सरकार ने नीली क्रांति योजना के अंतर्गत हमारे जितने भी मत्स्य पालक भाई हैं या मछुआ समुदाय हैं या फिर किसी भी तरह से किसी भी विधा में जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा कोई मत्स्य पालक भाई जो आपके जालों का निर्माण करते हैं, जालों के अलावा नाव बनाते हैं, मछली मारते हैं, नाव चलाते हैं और मछली बेचते हैं, मछली का जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मछली गली गली में ले जा करके बेचते हैं। किसी भी तरह से मछली विधा से जो जुड़े हुए मत्स्य पालक भाई हैं हमारे, जो मछुआ समुदाय के हैं, जिनकी उम्र 18 से 70 साल के मध्य में है, उनका भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपए का मुफ्त में बीमा किया जा रहा है। इस योजना के तहत आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी से, मत्स्य विकास अधिकारी से संपर्क करके अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, अपना मोबाइल नंबर और अपने घर के जितने भी सदस्य हैं जो 18 साल से 70 साल के बीच के हैं, उनका नाम और अपने से संबंध का विवरण जो है वहाँ पे उपलब्ध कराना होगा। या आप जनपदीय कार्यालय आते हैं तो वहाँ पे एक फ़ोटो, आधार कार्ड नंबर, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी और अपना मोबाइल नंबर और अपने जो भी उत्तराधिकारी हैं, नॉमिनी हैं, उनसे संबंध, उनकी उम्र, जन्म तिथि ये उपलब्ध करा देंगे तो आपका अपने आप मुफ्त में भारत सरकार द्वारा 2 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा। कंडीशन है कि अस्थायी अपंगता की दृष्टिकोण में 50,000 रुपये, पूर्णतः अपंगता की दृष्टि में 1 लाख रुपया और यदि किसी कारणवश दुर्घटनावश आपकी मृत्यु हो जाती है मत्स्य व्यवसाय करने के दौरान, तो उस दशा में 2 लाख रुपए का आपको सहायता दी जाती है। किसान भाइयों, आप मत्स्य पालन व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ इसका लाभ उठाने के लिए अपने जिले के विकास भवन में कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य विभाग से संपर्क करके इस अनुदान का लाभ लें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
सब्जी वर्गीय फसलों में हमारे किसान भाई टमाटर की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी नर्सरी तैयारी का चल रहा है। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की पौध तैयार करने के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें तथा इसकी नर्सरी किस प्रकार से तैयार करें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भदोही के डॉक्टर प्रभाष चंद्र सिंह से। किसान भाइयों, जैसा कि खरीफ का मौसम आ रहा है, शुरू होने जा रहा है, ऐसे में टमाटर की खेती के लिए आज हम बात करेंगे। टमाटर बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसके लिए अभी हम नर्सरी डालने की तैयारी करेंगे। तो टमाटर की खेती क्यों करते हैं? क्योंकि टमाटर से बहुत ज़्यादा उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं और इसके लिए हम अपने घर पर भी प्रसंस्करण का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि टमाटर का चटनी बना सकते हैं, टमाटर का मुरब्बा बना सकते हैं, टमाटर का सॉस बना सकते हैं, केचप बना सकते हैं और डेली जो हमारे उपयोग की चीज़ें हैं जैसे खाने के साथ सलाद के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और हम टमाटर को अगेती अगर मुख्य सीजन में खरीफ की फसल के रूप में लेते हैं और अगेती फसल आती है तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए जून महीने में हम नर्सरी की तैयारी करेंगे। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुआर दोमट या दोमट, तथा मिट्टी का पीएच मान 6 के आसपास हो ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश पूरे दिन बराबर उपलब्ध हो ताकि पौधे अच्छी प्रकार से विकास कर सकें। जमीन आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊंची हो तथा खेत में 15-20% ढलान हो ताकि वर्षा ऋतु में अतिरिक्त पानी क्यारी से बाहर चला जाए। जिसके लिए किसी छायादार स्थान में हम नर्सरी लगाने की तैयारी करेंगे। जैसे कि एग्रोनेट हो जिसके नीचे हम 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी या आवश्यकता अनुसार जितनी भी लंबाई की जरूरत हो उतनी लंबाई की हम उठी हुई क्यारी बनाते हैं जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर ज़मीन से उठी हुई हो, जिससे कि पानी की जो है वहाँ जमाव ना हो। तो ऐसे में क्या करते हैं कि उसकी गुड़ाई अच्छी तरह से कर लेते हैं। प्रति वर्ग मीटर 10 ग्राम DAP और 15 से 20 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो है कंपोस्ट उसमें मिला करके हम मिक्स करते हैं प्रति वर्ग मीटर की दर से और अच्छी तरह से गुड़ाई करके उसको समतल कर देते हैं पाटा चलाकर। और तब उसमें जो है हम लाइन से बुआई करते हैं बीजों की। चयन करने के लिए हमारे यहाँ 2 प्रजातियाँ उपलब्ध हैं जो कि अगेती फसल के लिए बहुत ही है। काशी अमन है, काशी शरद है और काशी हेमंत है, काशी अमृत है। तो ये प्रजातियां हैं जो कि अगेती फसल के लिए जो है उपयुक्त हैं। इनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इनकी पैदावार है और इनका कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसके रख रखाव या दूर के बाज़ारों में आसानी से भेज सकते हैं। तो इस तरह से इन प्रजातियों का चयन करके और जो बीज की मात्रा है प्रति हेक्टेयर की दर से आप 450 से 500 ग्राम सामान्य OP वैरायटी के लिए हम बीज दर लेते हैं और 200 से 250 ग्राम जो है संकर प्रजाति के लिए बीज का चयन करते हैं। बीज डालने से पहले शोधन करते हैं। बाबिस्टीन या कार्बेंडाजिम के रसायन से 2.5 ग्राम प्रति केजी के बीज की दर से इसको शोधित किया जाता है, अथवा जो ये हमारा कल्चर है ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से ट्राइकोडर्मा से बीज शोधित करना चाहिए। अब इस जो हमें नर्सरी में बुआई करना है उसके लिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी लकड़ी के सहारे से हम लाइन बनाते हैं और उन लाइनों में हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को चुटकी से डालते चले जाते हैं अंगुलियों के माध्यम से। अब जब बीज पड़ जाते हैं उसके बाद हम केचुए की खाद जो कि बहुत अच्छी खाद मानी जाती है उससे हम बीज को ढकेंगे। ढकने के उपरांत जो है हम पलवार से बिछाएंगे, उस पर जो भी सूखी पत्तियां होती हैं, पुआल है, उससे ढकेंगे। ढकने के बाद हजारे में फुहारा लगा करके उससे हम सिंचाई करते हैं। इस तरह से जब 4-5 दिन का हो जाता है नर्सरी ढके हुए तो उसको साइड से उठा के देखते हैं क्या इसमें अंकुरण शुरू हो गया। अंकुरण शुरू हो जाता है तो उसके पश्चात हम जो है पलवार को हटा देते हैं और वही जो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से कार्बेंडाजिम का या 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर की दर से ट्राइकोडर्मा के घोल से उसको ड्रेंचिंग करते हैं, मतलब उसको सींचते हैं हजारे की सहायता से, जिससे कि जो कवक जनित बीमारियां हैं जिससे कि पौधे नर्सरी में बहुत ज़्यादा गिरते हैं उनका गिरना कम हो जाए। और ये हम 10 दिन बाद पुनः रिपीट करते हैं और 20 से 25 दिन बाद जब यही नर्सरी हमारे पौधे 5 से 6 पत्ती वाले हो जाते हैं और
ये इनकी बढ़वार लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है, तब ये हमारे प्रक्षेत्र पर लगाने लायक हो जाते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं अनुकूल तापमान रहने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस सप्ताह धान की कम अवधि अर्थात 110 से 115 दिनों में पक कर तैयार होने वाली मुख्य किस्मों जैसे पंत धान 12, पंत धान 16, पंत धान 26, गोविंद, पंत शंकर धान 1, साकेत 4, नरेंद्र 80, पूसा 2-21 आदि में से किसी प्रजाति अथवा अधिक पैदावार देने वाली किसी क्षेत्रीय किस्म के स्वस्थ बीज की नर्सरी में बुआई करें। इसके अलावा सुगंधित किस्मों की नर्सरी डालने हेतु भी सुगंधित किस्मों जैसे सुगंध धान 15, तरावड़ी बासमती, पूसा बासमती 1, टाइप 3, बासमती 370, पंत बासमती धान 1 आदि में से ही किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन कर इस सप्ताह नर्सरी में बुआई करें। मई माह के तृतीय से अंतिम सप्ताह में बोई धान की अधिक अवधि वाली प्रजातियों की नर्सरी लगभग 20 से 25 दिनों की हो गई है, जो कि रोपाई हेतु तैयार है। अतः सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर किसान भाई अपने निजी जल संसाधनों का उपयोग करते हुए धान की रोपाई का कार्य इस सप्ताह प्रारंभ कर दें। रोपाई से पूर्व किसान भाई पहले जुताई किए गए खेत में 25 × 25 मीटर की दूरी पर वर्गाकार क्यारी अथवा 50 मीटर लंबी तथा 6 मीटर चौड़ी पट्टियां बनाकर खेत में मजबूत मेड़ बना लें। इसके बाद खेत में पानी भरने दें तथा फिर ट्रैक्टर चलित पडलर की सहायता से इस प्रकार लेव लगाएं कि खेत समतल हो जाए। लेव के बाद रोपाई से पूर्व मृदा परीक्षण के आधार पर संस्तुति किए गए उर्वरकों का खेत में समान रूप से बुरकाव करें। लेकिन यदि किसी कारणवश मिट्टी की जांच न करवा पाए हों तब रोपाई के समय 30 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से बखेर दें। रोपाई पंक्तियों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखकर 2 से 3 पौधे प्रति हिल की दर से करें। रोपाई के बाद खेत में 2 से 3 दिनों तक हल्का पानी भरा रहने दें। खेत की चारों तरफ की मेड़ें मजबूत कर दें, जिससे बाद में बारिश का जल अधिक मात्रा में खेत में ही संग्रहित हो सके। ऐसा करने से खेत में खरपतवार भी नियंत्रित होने के साथ साथ उचित मृदा नमी रहने से पौधे सही प्रकार से लग जाएंगे। यदि पहले बोई धान की नर्सरी लगभग 10 दिनों की हो गई है तथा यदि नर्सरी में पत्तियां पीली और बादामी रंग लिए हुए दिखाई दे रही हो और यदि पौधों की बढ़वार सही तरीके से न हो रही हो तब समझ लें कि धान की नर्सरी खैरा रोग से प्रभावित हो गई है। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई ऐसी नर्सरी में पौधों की तेजी से वृद्धि हेतु 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पहला छिड़काव करें। किसान भाई मेडागास्कर अर्थात श्री विधि द्वारा भी धान की रोपाई कर लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस तकनीक को अपनाकर 10 से 15% अधिक उपज मिलती है। इस तकनीक में उचित विधि द्वारा 10 से 12 दिनों की नर्सरी की रोपाई की जाती है और इसमें लागत भी कम आती है। गन्ने की फसल इस समय कल्ले बनने की अवस्था पर है।
अतः कलों की अच्छी बढ़वार होने तथा इनकी संख्या में और अधिक वृद्धि होने हेतु सलाह दी जाती है कि जिन कृषक भाइयों के पास गोबर की सड़ी खाद अथवा कंपोस्ट खाद उपलब्ध हो तब वे गन्ने के झुंडों के आसपास इसे बखेर दें तथा इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर किसान भाई गन्ने की फसल में सिंचाई न करें। किसान भाई यह भी विशेष ध्यान रखें कि गन्ने की अधिक पैदावार लेने हेतु नौलख फसल में बुआई के 90 दिनों और पेड़ी की फसल में कटाई के 120 दिनों के अंदर ही नाइट्रोजन की पूरी मात्रा डाल दें तथा गुड़ाई कर मिट्टी में मिला दें। समय से बोई उड़द और मूंग की फसल की यदि फलियां पक चुकी हों तब संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर किसान भाई पकी फलियों की तुड़ाई करें तथा धूप में भली भांति सुखाएं तथा डंडे की सहायता से पीट कर दाने अलग कर लें। देर से बोई मूंग और उड़द की फसलों में संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान भाई अगले सप्ताह से मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर, तिल आदि की बुआई प्रारंभ करने हेतु इन फसलों की उन्नत तिल किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था कर लें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बैरिया, जिला बलिया के कृषक सतीश कुमार ने। यह सिंघाड़ा की पौध रोपाई करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी पहलुओं के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सतीश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को मैं बतलाना चाहूँगा कि सिंघाड़ा के लगाने का ट्रांसप्लांटिंग करने का मतलब एक जो नर्सरी है जहाँ पर लगा हुआ नर्सरी से निकाल करके इसको मुख्य खेत में ले जाने के लिए अभी समय जून से जुलाई तक ही चलता है। अगर इसे जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भी पूरा कर लिया जाए तो अच्छा है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात करें तो मक्के लिए जल ठहराव वाली भूमि उत्तम होती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की एक बार गहरी जुताई करें। बाद में 2 से 3 बार पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। इसके बाद खेत के चारों ओर 1 से 2 फीट की मेड़ बना दें, जिससे खेत में पानी भरा जा सके। फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें पोषक तत्वों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में और कब प्रयोग करें, आइए जानते हैं। तो आपको खाद जो पड़नी चाहिए वो करीब आपको रहेगा कि 50 केजी रखिए। 50 केजी यूरिया दे दीजिए उसमें गीली जुताई के समय में, और DAP 130 केजी और 60 केजी पोटास, ये आपका गीली जुताई के समय पड़ जानी चाहिए। क्योंकि DAP जो आपका है और पोटास है ये गीली जुताई में पूरी मात्रा पड़ जाएगी, और 50 केजी यूरिया का रहेगा। बाकी यूरिया का 2 भाग बाद में हम खेत में जब पौधे पूरा विकसित हो जाएंगे उस समय फूल देंगे हम यूरिया के दूसरे भाग 50 केजी। तो ये तो गीली जुताई करके और ये खाद की मात्रा उसमें डाल देंगे। दूसरा है कि 7 से 10 क्विंटल के हिसाब से 7 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें खली भी डाल देनी चाहिए, जिससे कि घर खरपतवार भी कम आते हैं और उससे आपका तत्व भी पौधे को मिट्टी को मिलेंगे, जिससे पौधे का विकास बढ़िया हो। नर्सरी तैयार कर लेने के बाद अहम काम होता है इसकी रोपाई का, जहां पर किसान अक्सर चूक जाते हैं और इसका नतीजा होता है कि रोपाई के बाद अक्सर पौधे सूखने लगते हैं। तो आप इस समस्या से बचने के लिए इसकी रोपाई कैसे करें, आइए जानते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो मुख्य खेत में आप सिंघाड़ा लगाने जाएंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो लगाने में ये ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 1.25 मीटर की रहनी चाहिए। और इस 1.25 मीटर में एक जगह पर, एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे 2 पौधे कम से कम लगानी चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हेतु गेंदा की खेती पर एक सफल किसान का अनुभव। मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।